सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। तो भाई जिस समय का था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, तो भाई वो समय आप सबके सामने आ चुका है। एस्टेट 2023 मैथ मैराथन पार्ट नंबर 2, जो कि न्यू सिलेबस बेस्ड होगी, जिसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले गाइस मैंने पार्ट नंबर 1 बनाई थी, और पार्ट नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 1 अच्छे से कर लेना, जितने भी पेपर है उसमें हमने किए हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर भाई देखो, साइड पे आपको क्वेश्चन शो होने जा रहा है जैसे कि प्रीवियस ईयर वीडियो में था, और यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी। इस वीडियो में कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, जैसे कि पिछली वीडियो में नहीं हुई थी। सिर्फ हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि लाइव भी अच्छी होती है वीडियो, लेकिन लाइव में ये है कि सामने से कमेंट्स चल रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो टाइम वेस्ट करने वाले बच्चे हैं भाई, वो थोड़ा बहुत टाइम भी वेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो भाई रिकॉर्डेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि ये 1 घंटे की या 1.5 घंटे की मैराथन है, लेकिन भाई ये 4 घंटे वाली मैराथन को मैं 1 घंटे में सबमिट करके दे रही हूँ आप सभी को, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ स्क्रीन पे देखो, साइड पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। 14,500 रुपए साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो कितने हो जाते हैं। 21,460 है कितने, 14,650। तो आपको क्या करना है, इसमें से लेस करना है। जब आप करोगे तो कुल मिला के आपका इंटरेस्ट क्या होगा, ये देखो, ये मेरे सामने पेपर पड़ा है, ये देखो, ये मेरे सामने पेपर्स है जो मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो भाई ये आपका हो गया भाई सिंपल इंटरेस्ट। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, वही वाला फॉर्मूला जो कि हमारा होता है एसआई का फॉर्मूला, चाहे आप रेट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अपॉन में 100 किया तो एसआई के प्लेस पे क्या रखेंगे, 6960 इज इक्वल टू प्रिंसिपल के प्लेस पे आपको ये रखना होगा गुना में 6, और रेट परसेंट भाई हमें नहीं दिया तो इसके बटे में आप 100 कर सकते हो, ठीक है। जब आप करोगे तो कुल मिला के ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको इससे आप कैंसिल कर देना, इसको इससे कैंसिल कर लेना, ठीक है। इसको जब इससे कैंसिल करोगे तो कुल मिला के आपका यहाँ पर कितना आएगा, 1160 आएगा। 1160, फिर इसको इससे कैंसिल कर देना भाई, आपकी जो आर की वैल्यू आएगी रेट परसेंट, वो आएगी 8%, ठीक है। तो भाई ये आपका हमारा ऑप्शन शो हो रहा है। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सभी को शो हो रहा होगा कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 और 29 मीटर है। इस खेत पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो 20 मीटर और 21 मीटर को आप ये मानो कि ये आपका बेस है, ऐसे मान सकते हो कि ये आपका बेस है, लेकिन जो हाइपोटेनस वो सबसे ज्यादा होता है। तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल का एक तरीके से एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही निकालना है ना कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पर एरिया लगा लो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। 1/2, तो इसको बेस मानो, 20 मानो और 21 मानो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना निकलेगा, यहाँ पर आपका निकलेगा 210 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा, तो 15 रुपए एक स्क्वायर मीटर पे लगता है, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर पे लगता है। तो 210 पे कितना लगेगा, तो 210 गुना में 15 कर देना, और जब आप इसको गुना करोगे तो भाई आपके सामने आंसर कितना आएगा, आपके सामने आंसर आएगा 3150 रुपए। देन आई होप यू क्लियर, ओके। देखिए वीडियो में कोई फालतू बात नहीं है, बस ऐसे कराती जाऊंगी, आप करते जाना सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, ठीक है। औसत का मैंने आपको बताया हुआ है कि 6 खिलाड़ियों का औसत 36 है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, तो 36 गुना में 6 करेंगे, 36 गुना में 6 करेंगे तो कुल मिला के 216 रन जो है वो आपके टोटल और कुल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या क्या है। अब मुझे बताओ टोटल कितने खिलाड़ी हैं, 6। अब ये कहते हैं कि अगर मैं 216 में से अगर 16 रन वाले खिलाड़ी को निकाल दूं, तो ये जो 200 रन होंगे ये 5 खिलाड़ियों के होंगे ना, 5 खिलाड़ियों के होंगे। बस मुझे इसका औसत निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके बटे में 5 कर देना होगा। तो कुल मिला के मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से कि 336 गुना 6 216, अगर मैं ये 6वें पर्सन को निकाल दूं तो 5 पर्सन का टोटल 200 हो जाएगा, और उनकी एवरेज आ जाएगी 40। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बस तथा एक कार की चालों का अनुपात 6:7 है। कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करे तो बस की चाल आपको बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि आपके सामने स्पीड्स कौन सी दी है, स्पीड का रेशो दिया 6:7, ठीक है। आप इसको x भी लेट कर सकते हो कि ये दोनों x है,
ठीक है, और ये किसका है, ये बस का है और ये आपका कार का है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी, मतलब अब ये देखो कि डिस्टेंस हो गया 364 किलोमीटर, टाइम हो गया भाई आपका 4 घंटे, और स्पीड आपकी कितनी होगी, और ये किया किसने, कार ने। इसका मतलब यहाँ पर आप 7x लेंगे। ठीक है, 7x लेंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हो, मैं तो डिस्टेंस का कर रही हूँ, स्पीड इंटू टाइम वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 364 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है भाई मेरी 7x है, इंटू 4 मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लूंगी 364। ठीक है, चाहो तो आप जैसे मर्जी करो, इसको यहीं से ही कैंसिल कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने जैसे कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, 4 निम 36, 4 एकम 4, इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा 91/7 करके 13x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो ये कह रहे हैं कि बस की चाल ज्ञात करनी है। बस की चाल कितनी है 6x, x की वैल्यू कितनी है 13, तो 6 गुना में 13 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। देन आई होप यू क्लियर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सभी का स्क्रीन पे सामने आ चुका है। दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात है 5:3 और इनका योगफल 240 है। मतलब ये है कि 3 जमा 5 कर दोगे तो 8 आ जाएगा योगफल, और ये यहाँ योगफल आपको कितना बता रहे हैं 240, तो ये इसका कितने हो गया 30 टाइम्स हो गया। तो इन्होंने कहा क्या कि संख्याओं का अंतर बताओ, तो इन दोनों की संख्याओं का अंतर कितना है 2, तो 2 के भी गुना में 30 कर दो। अगर 8 की वैल्यू 240 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी संख्या के 60%, मान लो वो संख्या x है, ठीक है, उसका 60%, 60% का 3/5, 60% का 3/5 है 36 है, तो इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है यहाँ पर 36। तो संख्या का मान बताना है कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दी, यहाँ पर आ गया आपका 3, यहाँ पर आ गया 5। चाहो तो जैसे मर्जी सोल्व करो, कुल मिला के आपको अपना काम आसान करना है। जैसे कि इस 3 को मैं यहाँ पे काट देती हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको काट दिया, ये कितना आ गया 3 चौके 12। बस कुल मिला के यहाँ तो कुछ बचा नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई, x/25, यहाँ आ गया गुना में 4। जब इसको इंटू करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100। तो ऑफ कोर्स ही बात है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 100। ओके, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 73 था वो रीजनिंग का था। ये देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ड्राइवर का कोड, फिर पेडेस्ट्रियन का। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 74 मैं निकाल रही हूँ मैथ्स का। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में। ठीक है, और बी अकेला इसे, और बी जो है वो अकेला इसको 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कुल मिला के ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टोटल वर्क लेना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं आपको। यहाँ पर जो 60 है वो आप ले रहे हो टोटल वर्क। ठीक है, कि दोनों को मिलके कितने रुपए कमाने हैं 60 रुपए। अब ए प्लस बी एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे 60/15 मतलब 4 रुपए, और बी एक दिन में कितना कमाएगा 60/20 करके 3 रुपए। और मुझे ये बताओ ए प्लस बी कमाते हैं टोटल मिलके 4 रुपए, जिसमें से बी अकेला कितना कमाता है 3, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 4 - 3 करके ए, मतलब एक दिन में कितने रुपए कमाता है 1 रुपए कमाता है। और अब ये कह रहे हैं कि ए अकेला दिन में काम खत्म करेगा भाई, 60 रुपए कमाएगा 60 दिन में, सॉरी 1 रुपए में 1 रुपए कमाता है, एक दिन में 1 रुपए, तो 60 रुपए कितने दिन में कमाएगा 60 दिन में। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 60 डेज, क्योंकि हमें ए की वैल्यू पता चल गई ना, बस उसके बाद हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, तो गाइज अभी जो क्वेश्चन चल रहा था वो टीजीटी 2019 का क्वेश्चन चल रहा था आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको करवा रही हूँ पीजीटी 2019 का, इसके बाद 2020 वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेना ध्यान से। ये लिख रहे हैं 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। अगर औसत आयु 16 वर्ष है तो टोटल आयु इनकी कितनी होगी 48 होगी। 16 गुना में 3 कर देते हैं। उसके बाद लिखा है यदि उनकी आयु का अनुपात जो है वो 4:5:7 होगा तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, क्योंकि ये सारे टोटल के इक्वल है ना। 12 और 5 कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। इसका मतलब क्या मैं 16 को 48 के इक्विवेलेंट रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। जब ये रखूंगी तो इसके कितने टाइम्स होगा भाई 3 टाइम्स। तो हमें ये निकालना है कि छोटे लड़के की आयु क्या है। तो छोटे लड़के की आयु क्या है 4, तो इसके गुना में भी 3 कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 वर्ष।
जिसको टाइम्स नहीं बनाने आते वो एक काम करे, 16 की वैल्यू 48 तो 1 की, इसीलिए 12 में 12 की रख के अपना सीधा सीधा आंसर कर ले। ठीक है, देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 70% जो है मैथ में पास हुए हैं, लेकिन 20% दोनों में फेल हुए हैं। तो भाई हमें या तो दोनों साइड फेल होते और बीच में फेल होता, या दोनों साइड पास है। यहाँ दोनों साइड पास है और एक फेल है। अब क्या करना चाहिए, सुन लो मेरी बात। आप एक यहाँ डायग्राम क्रिएट कर सकते हो कि अगर 60% इंग्लिश में पास वाले हैं तो फेल वाले कितने होंगे, तो फेल वाले होंगे इंग्लिश में 40, 100 में से 60 घटा दिया हमने। ठीक है, और अगर मैथ में फेल वाले 70 है, मैथ में पास वाले 70 है, तो फेल वाले कितने होंगे, तो मैथ में फेल वाले 30% ही होंगे ना, 100 में से 70 को घटा दोगे। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत कुल वाले फेल लिख दो। कुल वाले फेल कितने हैं, ये हमारे 20%, तो 20% वो हो गए जो कि दोनों में फेल हो गए। ठीक है, अब ये बताओ ओनली इंग्लिश में फेल कितने हो गए, 40 में से 20 घटाया 20%, और ओनली मैथ में फेल कितने हो गए, 30 में से 20 घटाया मतलब 10%। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम ये निकाल पाए कि कुल फेल वाला कितना प्रतिशत है, फिर उसको 100 में से लेस करके पास निकाल लेंगे। तो कुल फेल कितने होंगे, इन सबको हमने करना है ऐड, 20 जमा 20 जमा 10 कितना हो गया, 20 और 20 40 और 1 50। इसका मतलब जो 50% है वो कुल फेल है। ठीक है, तो 100 में से अगर मैं 50% घटा लूं तो 50% होंगे जो कि क्या होंगे हमारे कुल पास। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, इन्होंने यहाँ लिखा है 2500 विद्यार्थी दोनों में पास हैं। इसका मतलब 50% की वैल्यू 2500 है ना। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कुल परीक्षार्थी। अगर 50 की वैल्यू 2500 है तो ये इसके कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है भाई, जैसे मर्जी करो। ये लो, एक की वैल्यू कर दो 2500 बटे 50, निकालना तो भाई हमें 100 ही है, यहाँ लिख दो 100, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5000। देन आई होप यू क्लियर। अब आप ये देखो 12 मिनट हो गए हैं हमारी क्लास को, और इस 12 मिनट के अंदर हमने 10-12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो कितना आसानी से हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं और अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन नंबर 73, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए थे सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। मैथ्स का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 73। ये कह रहे एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। मतलब अंकित मूल्य एमआरपी हम मानते हैं कि 100 रुपए है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया इसने, 15%। इसका मतलब उसको सेल कितने में किया जाएगा, 15 घटा के 85 रुपए में क्या होगा आपका, 85 रुपए में सेल होगा। ठीक है, मतलब 85 रुपए, इसको सेल मत लिखो, इसको एसपी लिख लो। ठीक है, 85 रुपए हो गया आपका एसपी। अब ये कह रहे अपने माल को लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर अंकित करे कि उसको जो लाभ हो वो 19% का हो। ठीक है, मैं एक साइड पे ना छोटा सा सीपी को 100 लेट कर लेती हूँ। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 19, तो एसपी कितना हो गया 119। इस 100 को एक बार अलग रखना, ये मत सोचना कि मैं एमआरपी वाला 100 ले रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब मेरा एसपी कितना हो गया 119। मैं एक काम करती हूँ, अगर 85 की वैल्यू 119 है, ये भी एसपी है ये भी एसपी। ठीक है, अगर 85 की वैल्यू एसपी के इक्वल टू एसपी रखती हूँ तो एक की वैल्यू कितनी होगी 119 बटे 85, इसीलिए मैं 100 एमआरपी की वैल्यू निकालती हूँ। तो 119 बटे में 85 होगा और गुना में मेरा कितना होना चाहिए, गुना में 100। ठीक है, और जब मैंने इसको सोल्व किया था ना इस टोटल को, तो मेरे पास यहाँ पर निकल के आया था 140 रुपए। ठीक है, अब ये जो 140 रुपए निकला है, इसका मतलब ये मेरा क्या है, एमआरपी। ठीक है, एमआरपी है तो इन्होंने लिखा कि कितने अधिक मूल्य पर अंकित करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सी बात है, 140 है, पहले कितना था 100, तो 40% अधिक पर अंकित करना चाहिए, जिससे हमें कितना लाभ मिलेगा, हमें मिलेगा 19% का लाभ। देन आई होप यू क्लियर। ओके, किसी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ आपको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट लिखा है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ 5 वर्ष बाद, ये हो गया आपका पिता और ये हो गया आपका पुत्र। ठीक है, ये कह रहे हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, मतलब इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी 3, और 5 वर्ष पहले की कितनी दी है, पहले की इन्होंने दी है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी, मतलब इसकी 7 तो इसकी 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको लेस करना है, 3 में से गया 2, 7 में से गया 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है 4, यहाँ पर 0। अब यहाँ हमने क्या करना है, नीचे वाला बैलेंस बराबर करना है, और अगर हमें नीचे वाला बैलेंस बराबर करना है
तो सबसे पहले ऊपर का बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। वो तब होगा जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट बैलेंस हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को 6 से गुना करूं तो कितना आएगा, 18, ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 6 दूनी 12। 2 को पूरी स्टेटमेंट से करूं तो 14 आ गया, ये 2 आ गया और 6 दूनी कितना आ गया, 12। कुल मिला के ये 4:4 आ गया, तो ये इक्वल आ गया। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ये जो 4 है इसकी वैल्यू करनी है 5 जमा 5 10। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। 4 की वैल्यू है 10, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 10/4। इसीलिए मैं निकालना क्या है, पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु कितनी दी है, 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की 18 दी है, तो इसके गुना में आप कर लो 18। ठीक है, यहाँ पर आपका निकलेगा 2 निकला, ये आ गया 9 और ये आपका आ गया 45 वर्ष। ठीक है, अब ये जो 45 वर्ष आयु निकली है ये कब की निकली है, 5 वर्ष बाद की। ठीक है, 5 वर्ष बाद की, लेकिन मुझे क्या चाहिए, वर्तमान। इसका मतलब अगर 45 में से 5 घटा दूं तो 40 वर्ष वर्तमान की होगी। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि यदि 6 पेनों के विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत। देखो दोनों साइड क्या लिखा है, पेन लिखा है। 6 पेनों के साथ एसपी लिखा है, 8 पेनों के साथ सीपी निकले। आप एक काम करो, 6 को उल्टा मान लो, 6 को सीपी मान लो और 8 को एसपी मान लो। ठीक है, ये ट्रिक है कि आपको इसको रिवर्स ऑर्डर लेना है, उसको ये मान लो, इसको ये। ठीक है, सीपी को एसपी, एसपी को सीपी मान लो। इसका मतलब कोई चीज 6 रुपए में खरीदी, 8 रुपए में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का। तो 2/6 गुना में 3 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। ठीक है, सामने से आंसर आ रहा है। देखो अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 2x + 7/5 एंड 3x + 11/2 एंड 2x + this। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 10, और यहाँ पर कितना आएगा 5 दूनी 10, 2 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 4x/, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 14। उसी तरीके से इसको करके देखो, 2 से कितना आएगा 5, तो ये आ गया आपका 5 × 15, ठीक है, 15x, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 55। ठीक है, उसके बाद इसको भी सोल्व कर लो साथ के साथ। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा, नीचे 3 आएगा, ऊपर आ गया 2x + 8 और माइनस में आ जाएगा आपका 15। अब ये देखो क्वेश्चन ही ऐसा है, जो उन्होंने दिया ही लेंथी है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सुन लो मेरी बात, इस 3 को इससे गुना करोगे ना तो ये काफी लेंथ ही जाएगा। इसको लिखो 4x + 14, ठीक है, -15x। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो माइनस है ना, जहां माइनस आ जाता है तो एक तरीके से ब्रैकेट था, इसको आपने खुद ब्रैकेट क्रिएट करना है, और जब ब्रैकेट खुलता है तो ये अंदर वाली चीज माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात शायद आपको ना समझ में आई हो, मैं बता रही हूँ। जब भी हमें ऐसे सिचुएशंस को सोल्व करना होता है ना, तो खुद से ब्रैकेट एक क्रिएट करनी होती है। कब, माइनस से पहले। ठीक है, जब माइनस के बाद की चीज होती है ना, उसको कन्वर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर माइनस होता तो ऑफ कोर्स ये बात है प्लस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो प्लस वाली चीज हो गई माइनस में। अब जब ये ब्रैकेट खुल गई तो ये अब ये वाली ब्रैकेट बन गई है, क्योंकि मैंने इसका जो 3 है ना, ये तो इनटू वाला, ये वाला 3 है, ये अलग ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट अलग थी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जब मैंने किया उसके बाद देखो, सॉरी ये अपॉन नहीं आएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या होगा, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा 10 2x - 7। ठीक है, उसके बाद एक काम करो, पहले अंदर का मटेरियल सोल्व करो। अंदर का मटेरियल सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा -11x और माइनस का आपका आ जाएगा 41। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करो, यहाँ पर कितना आएगा 20x आएगा, माइनस का आएगा आपका 70। ठीक है, उसके बाद इसको अब स्लोली इसको कर सकते हो। ये आपका 123 आ गया = 20x माइनस का 70, और ये आ गया माइनस का 33x, ये इधर आके हो गया माइनस का 20x। ठीक है, माइनस का 70 जमा में 123 हो गया। उसके बाद देखो भाई कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया माइनस का 53x। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये आ गया आपका, ये भी 53x, ये 53 आ गया। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, क्योंकि यहाँ पर भी आपका माइनस का सिंबल दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस इस बात का ध्यान रख लेना। अगर ये चीज सही ना हुई ना तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि एक बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। ठीक है,
सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 264 वर्ग मीटर है और इसका जो वॉल्यूम है वो 924 है। तो इसका जो डायमीटर है और उसकी हाइट, उसका जो हमने रेशो बताना है। ठीक है, तो कुल मिला के कर्व्ड एरिया कितना दिया है, कर्व्ड एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h सिलेंडर का, सिलेंडर। ठीक है, और उसके बाद जो इसका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है πr²h। तो पहले इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, πr²h अपॉन में 2πrh। ठीक है, कुल मिला के आपको करना क्या है, क्योंकि हमने इसके डायमीटर और उसकी हाइट का रेशो निकालना है ना, इसी वजह से हम ये कर रहे हैं। ऊपर लिखो 924 बटे में कर दिया मैंने 264। ठीक है, जब इसको करूंगी एक बार खुद देखो कि ये कट के, तो जब मैंने इसको खुद करके देखा था क्वेश्चन को 7/2 आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पाई से पाई कैंसिल होगी, ऊपर r² है नीचे r है, इसका मतलब ये होगा कि ऊपर सिर्फ एक ही r बचेगा, हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी और r/2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद का काम आपको क्या करना है, इसको क्रॉस कर लेना है। क्रॉस भी मत करो क्योंकि इक्वल में जो चीज होती है 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो r की वैल्यू सीधी साधी हमारे पास क्या निकल के आएगी, 7। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइप क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है, इन्होंने लिखा है कि इसके डायमीटर और इसकी हाइट का जो है ना हमने रेशो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ 2πrh का। ठीक है, 2πrh का किसके इक्वलेंट है, 264 के। ठीक है, इसका मतलब 2 गुना 22/7, क्योंकि हमने यहाँ हाइट भी तो निकालनी है ना, हाइट का रेशो तब निकालेंगे जब हमारे पास हाइट होगी, तभी मैं ये लगा रही हूँ हाइट। ठीक है, गुना में आएगा 7 और गुना में आ गया h 264। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और इसको इससे कैंसिल कर दो, ये आ गया 132 और इसको इससे कैंसिल कर दो, आपकी जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। बस आपको निकालना क्या था, हाइट बटे में, ये तो देखो रेडियस है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हाइट बटे में 2r। तो ऊपर रखो 6, नीचे रखो 2 गुना में 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/14। था ना बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 79। ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ब्याज की दर 1% बढ़ जाती है तो इससे 240 रुपए अधिक आय होती है, तो ये धन कितना है। अब सुन लो भाई, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, P गुना R गुना T बटे में 100। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन देखो क्या करना है। ये कह रहे हैं कि 240 रुपए अधिक आय होती है जब रेट परसेंट 1 ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब पहले देखो, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, रेट हमें पता नहीं है, वर्ष पता है कि 2 है, बटे में कर लिया 100। ठीक है, उसके वजह से यहाँ माइनस मत करो, सुनो मेरी बात। अब क्या हो गया, रेट परसेंट बढ़ गया, मतलब P इंटू R+1 हो गया ब्रैकेट में और इंटू 2/100 हो गया। ठीक है, ये बताओ ज्यादा वाला क्या होगा, ज्यादा वाला तो ये होगा ना, तो ज्यादा में से कम को लेस करेंगे, इसी वजह से मैं यहाँ लिख रही हूँ P इंटू R+1 इंटू 2/100 और उसमें से लेस करो P इंटू R इंटू 2/100। ठीक है, जब इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस लिखा है, ये कितना आता है 240 रुपए। ठीक है, उसके बाद एक काम करो, P R+1 करो और इंटू 2/100 कर लो। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर कर लो हमारा 2R क्यों करना है, क्योंकि हमने P दोनों का कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखो 240 आ गया। बस उसके बाद आप इसको जैसे चाहे सोल्व कर सकते हो, जैसे कि इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके कर सकते हो, जैसे कि एलसीएम ले लिया। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आएगा, या तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा भाई। ये आएगा आपका P बाहर रखो। ठीक है, ये आ गया आपका 2R, प्लस में 2 आ गया। ठीक है, और माइनस में ये 2R यहाँ पर ले लो। ठीक है, और ये देखो जब हम ये नीचे 100 आएगा इसके और इसको क्रॉस करेंगे तो 240 गुना में 100 हो जाएगा, और जब 240 गुना में 100 होगा तो ऑफकोर्स ही बात है वो 24,000 बन जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये 2R से 2R कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपका क्या बचा 2P, तो 2P बचा है ना। ठीक है, तो ये P की वैल्यू निकालने के लिए 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा 12,000। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंस्टेंट कर देती हूँ, आप अपने तरीके से नोट कर लेना कि यहाँ पर 2 नीचे कैसे है, 2P के इक्वल रखोगे ना तो ये गुना वाली चीज नीचे बटे में आ जाएगी। ठीक है, तो 12,000 आपका फाइनल आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल के पुल को 80 से 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई, एक काम करो, पुल की लंबाई मानो x मीटर, तो 125 मीटर ट्रेन की है तो पुल की कितनी होगी x मीटर, क्योंकि अपने साथ साथ वो पुल का डिस्टेंस भी तो कवर करेगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिख लिया x, ठीक है। अब ये कितने में करती है, टाइम कितना लेती है, ये लेती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ये कितने सेकंड में पार करती है, ये टोटल लेती है 30 सेकंड, ठीक है। तो भाई जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस का लगा लो चाहे जो मर्जी लगा लो, ठीक है। मैं डिस्टेंस का लगाती हूँ स्पीड इंटू टाइम, मतलब 125 प्लस एक्स, स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया 60 गुना में 30, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पढ़ा नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये मीटर है, ये सेकेंड है, इसको मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करो। मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 गुना में 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 60 गुना में 5/18 और गुना में कर लो भाई 30, तो बस ये जो सॉल्यूशन होगा उसके आगे हम चल देंगे। 6 पे कट गया, ये आ गया आपका 3, 6 3 18, ये आ गया आपका 10, ये हो गया आपका 50, ये बन गया आपका 10, 500, ठीक है। तो 125 गुना में x इज इक्वल टू आ गया 500, और x की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से 125 को घटा दो, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया 375। तो 375 ऑप्शन नंबर 1 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, उनके घनों का योग जो है 33,957 दिया, तो संख्याएं क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो भाई, इनके घनों का अनुपात लिखा है ना, मतलब जैसे कि 2:3:4 है, इनका घन कर दो, इसका भी क्यूब, सभी का क्यूब कर दो, तो आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसका कितना होगा 27, और इसका क्या होगा 64। मतलब आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो 7 और 4 11 और ये 9 आ गया, ये आपका आ गया 99। तो इसका मतलब 99, इनके घनों का योग 33,957 है ना, इसका मतलब इस 99 को हम 33,957 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। और जब हम इसको रखेंगे तो ये इसके कितने टाइम्स बनेगा ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये इसके कितने टाइम्स बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके बटे में 99 करोगे ना तो आपका यहाँ पर 343 आएगा, क्योंकि मैंने ये आपको पेपर करवाने से पहले इसको सोल्व करके देखा था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 343 आया है, करके देख लेना। तो यहाँ पर ये देखो कि जो 343 है, 343 एक तरीके से क्यूब है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब। ये किसका क्यूब है, 7 का। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि संख्याएं निकालनी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर आप 2 के गुना में 343 करोगे तो 7 ना, क्योंकि ये तो क्यूब दिया हुआ है। ये देखो, ये जो चीजें है ना, इसको हमने फिर से कन्वर्ट करके इसमें बैलेंस करना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 7, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, 2 7 14, दूसरी इसमें 7 गुना करो कितनी होगी 21, और तीसरी में 7 गुना करो तो कितनी होगी 7 चौक 28। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देन आई होप यू क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने आ चुका है। 12 पुरुष एक कार्य को पूर्ण करने में 18 दिन लेते हैं, और 12 जो वुमेन है, स्त्रियां हैं, वो 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। तो 10 पुरुष और 18 स्त्रियां मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, 12 स्त्रियां कार्य के 3/4 भाग को पूरा करती है ना 18 दिन में। आप एक काम करो, 3/4 भाग कितने दिन में पूरा होता है, 18 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में पूरा होगा। जैसे कि जो पुरुष है उनका तो एक ही भाग लिखा है ना, स्त्रियों का 3/4 लिखा है, इसका मतलब पहले इसको 1 पार्ट में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितने दिन में होगा भाई, ये इसका हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 6 चौक 24 दिन, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 12 जो मेन हैं वो एक काम को 18 दिन में करते हैं, इज इक्वल टू 12 जो वुमेन है वो एक काम को, एक काम, तो एक काम तो हमें निकालना था ना, वो एक काम को 24 दिन में कर सकती है, ठीक है। बस उसके बाद आपको क्या करना है, इनका रेशो निकाल लेना, 3 मेन और 4 वुमेन को। चाहो तो आप इसको यहाँ मेन और डेज हटा सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा आपका 3 पे, 3 6 18, इसको आप कह दो 6 मैन, ठीक है। 3 6 18, 3 8 24, ठीक है। और ये आपका आ गया 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। मतलब हमारे पास रेशो हो गया 3 मैन का 4 वुमेन के साथ रेशो आ गया। ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखे है लैपटॉप पे मेरे सामने। तो उन्होंने कहा है कि 10 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगी। बस आप इसको कैसे भी ले सकते हो, जैसे कि 4 मैन जो हैं वो 3 वुमेन के इक्वल है, तो 1 मैन कितने के इक्वल, सॉरी उल्टा लिख दिया,
4 वुमेन्स जो है वो 3 मेन के इक्वल है, तो एक वुमेन कितने के इक्वल होगी? 3/4 मेन के, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, 10 मेन लिखे हैं प्लस 8 वुमेन लिखी हैं, ठीक है। तो ये बताओ 8 वुमेन कितने के इक्वलेंट होंगी? तो 3/4 गुना में 8, इसका मतलब कितने की इक्वल होंगी? 6 मेन के, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, आपको क्या करना है, 10 मैन तो वैसे के वैसे लिखे रहने दो, 8 वुमेन के प्लेस पे 6 मैन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टोटल कितने मैन हो गए? 16 मैन हो गए। तो आपको पता है कि 12 मैन जो है एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो एक करेगा 18 गुना में 12, इसीलिए में कितने निकालने हैं? 16। तो इसको काट दो भाई, 2 पे काट लो, किस पे जाएगा? देखो 2 छिक 12, 2 8 16, ये आ गया 3, ये आ गया 4, उसके बाद इसको काट दो भाई, 9 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 27/2, 27/2 इसका आंसर आएगा 13 सही 1/2 दिन, जो आपके सामने यहाँ ऑप्शन में दिया है। देन आई होप यू क्लियर, ठीक है। किसी को ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, द रेडियस ऑफ ए स्क्वायर इज डबल। एक गोले की त्रिज्या जो है ना, गोले की त्रिज्या के दुगनी होने पर उसके वॉल्यूम में, आयतन में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता कितना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। जब ये रेडियस चेंज होके डबल हो जाएगी तो सीधी सी बात है ये 2r में कन्वर्ट हो जाएगी ना, r से क्या बन जाएगा? 2r बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब हमारा नया एरिया क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, ठीक है, 2r का क्यूब, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आपने इसको 3 टाइम्स कर देना है। इसको आप सोल्व करके देख लेना, आपके सामने आएगा 32/3 पाई आर का क्यूब, ये आएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि ये पहले कितना था और अब कितना है, बस इसके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है, बाकी दैट्स इट, बात खत्म। अब वाला तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि इसमें बड़ा तो ही है, इसका मतलब इसको आप पहले रखोगे, इसको आपने रखा पहले, उसमें से 4/3 पाई आर का क्यूब मैंने किया लेस, तो जो इसके आया अपॉन में तो यही आएगा ना, 4/3 पाई आर का क्यूब गुना में 100 करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व इसको मैंने किया था तो मेरा जो आंसर आ रहा था वो 700% आ रहा था। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं इसको सोल्व करके दिखाऊं, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। 32/3 पाई आर क्यूब है, उसमें से 4/3 पाई आर क्यूब को लेस कर देना, ये 3 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 28 पाई आर क्यूब बटे 3 आ जाएगा, ये 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 7 गुना में 100 करके 700। ये मैंने उनके लिए किया कि कुछ बच्चे इशू करते हैं कि नहीं मैडम आपने तो सोल्व नहीं करके दिखाया, ठीक है। ये लो मैंने करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, इसका मतलब एसपी कितना है? 24 रुपए, तथा वस्तु के मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाता है, ठीक है। मतलब किसी चीज का सेलिंग प्राइस है x रुपीज और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो x% हो रहा है। तो कुल मिला के बात को समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा? x² बटे में 100, ठीक है। और जब हम इसको एसपी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसको एसपी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली सीपी जमा में प्रॉफिट आ जाएगा। ये बताओ, ये मैंने इसको एसपी बना दिया, 100x प्लस में x², इतना समझ में आया? जैसे कि ये 10 है, इसके ऊपर मैंने 2% दे दिया, तो इसी 10 का ही तो 2% निकालूंगी ना। फिर क्या होगा, यहां से जो भी हमारा मान लो 20 निकला, तो क्या करूंगी, इस 10 में इस 20 को जमा करके तो 30 लिखूंगी ना। उसी तरीके से ये जो मेरा निकला है इसके बीच में सीपी जमा करूंगी ना, ठीक है। तो सीपी जमा करके मेरे पास ये निकला, ये क्या है आपका एसपी। लेकिन मेरे पास एसपी कितना दिया है? मेरे पास तो 24 रुपए दिया है। इसका मतलब 100x अपॉन में x प्लस x² इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा? 24, ठीक है। जब मैं करूंगी तो इसको आप क्रॉस कर दो, कितना आएगा? x² प्लस 100x इज इक्वल टू दिस, देन x² प्लस 100x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। बस इसको आगे सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो ये इसके गुणनखंड बना लो, मल्टीपल, ये बनेगा 20x
प्लस में 120x माइनस का 2400, ठीक है। देन x माइनस 20 प्लस 120 देन x माइनस 20। ये तो आपको तभी होगा करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। x प्लस 120, बस x की वैल्यू कितनी आएगी 20 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 120। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 20 रुपए, ठीक है। देन आई होप यू क्लियर। ये कह रही हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का जो एक कोण है वो 108 डिग्री का है और शेष 3 कोण बराबर है। तो 3 बराबर कोणों में प्रत्येक का मान बताना है। हमें तो बाकी के कोण पता नहीं है, इसका मतलब मैं ये कहती हूँ जो अननोन एंगल है, अनजान एंगल है, उनको मैं एक्स लेट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री। ये यही कह रहे हैं ना कि एक कोण 108 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, 4 कोणों के अकॉर्डिंग x प्लस एक्स प्लस एक्स 108 कर लेती हूँ, जिसको किसके इक्विवेलेंट रखूंगी 360। ये तो आपको पता ही है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में, बस कुछ करना ही नहीं है। 3x प्लस 108 इज इक्वल टू 360। 3x इज इक्वल टू 360 में से 108 को घटा दिया तो 10 में से 8 गया 2 आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 2, 3x के इक्वल। तो बस इसको 3 से काट दो, 3 अठे 24 और 3 चौके 12। तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 84 डिग्री। देन आई होप यू क्लियर गाइस। तो गाइस स्क्रीन पे तो आपने क्वेश्चन को देख ही लिया होगा। 2x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 8z। हमने क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है ना, तो इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों को पहले बैलेंस करो। इसका मतलब क्या है 2x, अच्छा देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ही तो है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 2 के ऊपर 2y आ जाएगा स्क्वायरिंग करके, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर एक काम कर सकती हूँ कि ऊपर वाली जो पावर्स हैं उसको मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो y की वैल्यू लिख सकती हूँ, ये देखो मैं ऐसे कर सकती हूँ 2y इज इक्वल टू x, देन y की वैल्यू x/2। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाती हूँ कि 4 की वैल्यू y दी है, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि इसको भी मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है आपका 4 लिखा है, ठीक है। क्षमा करना गाइस, अब हमें इन दोनों को मैच करना है। पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना सभी की वैल्यू को 2 करना है। 2 करेंगे तभी यहाँ पर बात बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जैसे कि ये 2 की वैल्यू तो x है ही, ये 2 का क्यूब है, तो क्या मैं इसके ऊपर 3z लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये 3 का z है, तो x की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ 3z, या मैं इसको 3z इज इक्वल टू x भी कह सकती हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी z इज इक्वल टू x/3। तो कुल मिला के ये देखो, ये x/2 ये x/3, ठीक है। अब हमारा काम हो जाएगा आसान, 1/2x प्लस में 1/4y प्लस 1/4z इज इक्वल टू ले लिया 4, ठीक है। बस इसके नीचे आप लिख दो 2x प्लस यहां पर लिख दो 4, y की वैल्यू कितनी थी x/2, तो इसके ऊपर आप लिख दो x/2। सभी को नजर आ रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लिख दो 1/4, z की वैल्यू कितनी है x/3, ठीक है। जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे पुट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप आई होप आप सभी को दिख जाएगा, बोर्ड पे स्पेस है, 1/2x। इसको आप रिवर्स ऑर्डर करोगे तो ये आपका 1/2x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करके देखना, ये 3/4x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन नीचे बन चुकी है, अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ नेक्स्ट ऊपर दिखा रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इन सब का आपको एलसीएम लेना है। जब आप इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 प्लस में 3। जब ये आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 4, ठीक है। आप इसको 4 कह सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये वाला 4 जो पहले से ही यहाँ पर आ रहा था इज इक्वल टू 4 स्टेटमेंट में गिवन, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनको टोटल कर लो, कितना आएगा 7x अपॉन में 4x इज इक्वल टू 4। सामने से सब पता चल रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर तो x नहीं आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 7 अपॉन में 16। तो ये है आप सभी का फाइनल
आंसर। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है कि 80 किलोमीटर की यात्रा में एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। मतलब डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम क्या लगेगा 60/40 मतलब 3/2 घंटे, सबको पता है। उसके बाद लिखा है शेष दूरी, तो टोटल दूरी कितनी थी 80, जिसमें से 60 वाली तो इतने से कर ली, बाकी कितनी बची 20। तो 20 किलोमीटर की जो यात्रा करता है वो कैसे करता है, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है। मतलब स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना आ गया 20/20 मतलब क्या आ गया आपका 1 आवर, 1 घंटा। ठीक है, अब आपको यहाँ निकालना क्या है औसत चाल। अब आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हमारे पास 3/2 घंटा और 1 घंटा, सॉरी टोटल डिस्टेंस है 80, नीचे लिख दो 3/2 जमा में 1। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका 3, ये आ गया 2, 5/2, 80 गुना में 2/5 आ गया, 5 एकम 5, 5 6 30, आपका आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई देख लो भाई, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सेटिस्फाई होता दिख रहा है। कहीं से आपके सारे पेपर हो रहे हैं, टीजीटी है, पीआरटी है, पीजीटी वटेवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, उसके बाद 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79,800 थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी। अब सुन लो मेरी बात, पहले क्या हुआ है 5% बढ़ी है, मतलब 5/100, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/20, इसका मतलब कितनी हो गई 20 से 21। उसके बाद क्या हुआ 5% घटी, 5/100 मतलब 1/20, 20 से कितनी हो गई 19। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, पहले जनसंख्या कितनी थी 400 और अब कितनी होगी ये आएगी 399। ये कह रही है कि दूसरे वर्ष के अंत में इतनी थी, मतलब एंड वाली कितनी है, एंड वाली है 79800, तो ये वाली 79800 है। ठीक है, तो ये इसके कितने टाइम्स है, ये इसके 200 टाइम्स है, तो इसके भी आपने कितने टाइम्स कर देना है 200। तो ऑफ कोर्स सी बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 80,000। बस आपने ध्यान देना है कि इन्होंने पहले वाली जनसंख्या दी है या लास्ट वाली, इन्होंने लास्ट वाली दी है तो इन्होंने लास्ट वाली के इक्वल रखना है, पहले वाली दी है तो पहले वाली के इक्वल रखना है। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं स्क्रीन पे, द रेडी ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशो 2:3। 2 बेलनों की त्रिज्याएं जो हैं वो 2:3 में है। ठीक है, मतलब R1:R2 किस अनुपात में है 2:3। उसके बाद जो उनकी हाइट्स दी हैं, ऊंचाइयां दी हैं, मतलब H1:H2 वो किस अनुपात में है, वो है 5:3 में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आयतनों के मध्य अनुपात बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है πr²h। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, πr²h पार्ट 1 लिखना है यहाँ, ये भी 1 ये भी 1। उसके बाद πr² 2 और h की भी पार्ट 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये पाई से पाई आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा क्या r² पार्ट 1 h², r² पार्ट 2 h2। ठीक है, अब एक काम करो भाई, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये आपका R2 1 है, एक काम करो इसको यहाँ नीचे लाओ और इनटू में आप एक काम करो H1 अपॉन में H2 कर लो। ठीक है, जब आप करोगे तो इसके बटे में ये लिख लो यहाँ पर देखो स्क्वेयरिंग लिखी है। स्क्वेयरिंग का मतलब ये होता है कि आपने इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का 4, 3 का कितना होगा 9, इसका ये हाइट का तो स्क्वायर करना ही नहीं है भाई, ये 5/3 हो गया। बस इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20/27। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था और लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना टफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। फेल कितने हैं 27 और 38 जो है वो आपके साइंस में फेल है, प्लस 38 दोनों में कितने फेल है 19। तो जो दोनों वाला होता है वो क्या करना होता है, हमेशा लेस करना होता है, बस क्वेश्चन निकल आएगा। 27 में 38 को ऐड करो कितना आ गया
3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। और 65 में से 19 को घटा दो भाई, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 आ गया, 5 में से 1 गया 4। इसका मतलब 46% लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, फेल वाले, टोटल फेल वाले। अगर मैं 100 में से 46 घटा दूं तो जो 54 निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? 54% कुल पास वाले। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है, तो वह कितनी बार 3 लिखता है? अब आपको ये पता होगा 3 के अकॉर्डिंग, एक 3 होता है, 13 है, 23, 33, 43 है, 53 है, 63, 73, 83, 93। ये बात आप सभी को पता है, लेकिन जो इन्होंने कहा है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। देन टेंस नंबर व 3 एज द 10 डिजिट्स। देखो, टेंस नंबर्स with 3 as the 10th digit, ठीक है। 3 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 10th डिजिट, तो वो कौन सा हो सकता है? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। जो 3 की लाइन है ना, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। बस आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 प्लस में 10 इज इक्वल टू कितने हो गए? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 प्लस 10 इज इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 20। माई फाइनल आंसर इज 20। इसके बाद जो गाइस क्वेश्चन नंबर 75 था, वो पिछले क्वेश्चंस में पेपर में मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, उसको देख लेना। 77 में लिखा है, और माफ करना भाई, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे नहीं पता, मैं एकदम से कर रही हूँ, मेरे सामने जो पेज आ रहा है मैं पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज मेरी तरफ से मैं सारे करवा रही हूँ, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि 2 नल है ए और बी, एक टंकी को भरते हैं, ये 30 घंटा और ये भरता है 36 घंटे में, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, कितना भरना है इन्होंने। तो एलसीएम इसका जो आया था वो आया था 180 लीटर, ठीक है। तो 180 लीटर जो है ये आपका कुल पानी है, ठीक है। अगर ये 30 घंटे में 180 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 180 बटे में 30 मतलब 6 लीटर। और यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा आपका 5 लीटर। और ये जो भरता है कब भरता है? 1 मिनट में। सॉरी, ऊपर मिनट लिखे हैं ना, हाँ नीचे मिनट कर लो, मैंने घंटे लिख लिए, मिनट, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब 1 मिनट में ये 6 लीटर और ये 5 लीटर, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि अब नल 1 को एकदम से बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम से भर जाए। अब ये बताओ, हमें तो पता नहीं है कि ए को किस टाइम बंद करना चाहिए, तो हम मानते हैं लेट द टाइम मानते हैं फॉर विच ए इज ओपन इज x मिनट। कैसे मर्जी करो, मैक्स के तरीके से करवा रही हूं, ठीक है। इसका मतलब 18 मिनट के अकॉर्डिंग बी ने कितना पानी भरा होगा बताओ? बी ने 1 मिनट में 5 लीटर, तो 18 गुना 5, और ए का भाई हमें निकालना है, ठीक है। 1 मिनट में कितना भरता है? 6 लीटर। तो x मिनट का पता नहीं, तो इसको आपने क्या करना है, इसको रखना है 180 के इक्वल। टोटल इन्होंने भरना तो 180 पानी है ना, तो 18 पंजे कितने हो गए? 90। ये आ गया 6x इज इक्वल टू 180। बस 6x इक्वल टू 180 के 90 यहाँ के 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 कम 6 पंजे में 30। तो भाई मेरा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 15 मिनट के बाद। देन आई होप यू क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए की एक राशि 926.10 रुपए कितने वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, आप सबको पता है जब अर्धवार्षिकी नाम से एक वर्ड दिया होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपको दर का आधा करना है और समय को दुगना करना है। इतना तो आप सबको पता होगा, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ अमाउंट रखा, प्रिंसिपल, और यहाँ पर हमें टाइम को निकालना है, ठीक है। 1 + 5/100 और यहाँ पर रखेंगे हम 2n। अब सुनो भाई, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 21/20 आएगा, ठीक है। 21/20 ऊपर आ जाएगा 2t। हमने 2t क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ईयर कितना दिया है? 1, उसका डबल करना है ना, क्योंकि अर्धवार्षिकी है, हाफ एनुअली है। ऊपर आ गया 2t,
उसके बाद आप सबको पता है कि ये किसके क्यूब्स हैं, ये 21 का क्यूब है, ये 20 का, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, ये 2t है और आपको पता है कि ये 21 का क्यूब है, ठीक है। ये मतलब आपका क्या है 21/20, ये दोनों क्यूब्स हैं, ये 20 का क्यूब है, ये 21 का है, तो ये मैंने कर लूंगी 21/20 इज इक्वल टू 2t कर लिया, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है 3 इज इक्वल टू 2t कर लो या जैसे मर्जी कर लो, तो 3/2 आ गया t की वैल्यू, तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आ गया, t की वैल्यू 3/2। कुछ भी नहीं करना, अमाउंट और प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाना है और दैट्स इट, बस अमाउंट के बटे में प्रिंसिपल, बाकी सोल्व कर लो। और 3 तो आपको पता चल ही गया क्योंकि ये दोनों क्यूब्स हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है ये 3 आ जाएगा, तो दोनों पावर से एक दूसरे के इक्वल करके t टाइम की वैल्यू निकाल लो, 3/2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या, ठीक है। पहले तो आप ऑप्शंस में ये देखो कि इसमें न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है, जो आपको न्यूनतम वर्ग संख्या दिख रही है, मतलब या जिसको डिवाइड करके हम बना सके, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले आपको क्या करना है, सभी का आपको एलसीएम निकालना है। जैसे कि ये 8 है, ठीक है, ये 8 है, इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो 4 आ गया, तो इसका क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से आप 15 का निकालेंगे तो क्या आएगा 3 गुना 5 आएगा। इसी तरीके से आप 20 का निकालेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो भाई इसको देख सकते हो, जैसे कि ये 2 आ गया, ठीक है, ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 3 कर सकते हो, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 120 जो है ना वो तो आपकी आंखों के सामने आ चुका है। तो भाई सीधी सी बात है 2, 3, 5 जो है कोई भी पेयर्स नहीं है, देन वी नीड टू इन पेयर्स फॉर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। हमें कुछ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो यहाँ मुझे कुछ बनता दिख नहीं रहा। इसका मतलब आपको यहाँ क्या करना चाहिए, जो इसका राइट आंसर है ना वो है 3600। इसको मैंने निकाल के देखा था 3600 कैसे आया था, जैसे कि आपके सामने 120 है, ठीक है, तो 120 में हम कितना मल्टीप्लाई करें, पहले तो इनके एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद देखो भाई इस एलसीएम के बीच में कितना मल्टीप्लाई करें जिसके एक न्यूनतम स्क्वायर वर्ग आपका बन जाए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है इसके बीच में अगर मैं 30 की गुना कर दूं, या मैं कहती हूँ कि इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 कर दूं, जैसे मर्जी कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूनतम बनेगा मेरा 3600। तो मतलब पता क्या है, देखो 3600 बनने को कुछ और भी बन सकता है, लेकिन ऑप्शन में मुझे न्यूनतम यही दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ना मुझे यहाँ 1800 दिखाई दे रहा है, ना 6400, ना और कुछ, तो यहाँ न्यूनतम जो है वो मुझे 3600 दिखाई दे रहा है इन सब के अकॉर्डिंग। देन माय फाइनल आंसर इज 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखो 6 के साथ क्या लिखा है आपका एसपी, तो 6 को मानो सीपी और 8 को क्या मानोगे आप एसपी। मतलब कोई चीज 6 रुपए में खरीदी उसको 8 रुपए में बेचा, ऐसी ट्रिक मैं आपको पिछली मैराथन में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो भाई जो मैथ्स मैराथन पार्ट नंबर 1 है ना उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप सभी देख लेना किसी को करना हो। तो कोई चीज 6 की खरीदी 8 में बेची, इसका मतलब 2 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3%, ठीक है। और आएगा क्या साथ में लाभ आएगा भाई, ये भी बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गाइस आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 61, 967/121। भाई इसका अगर हम वर्गमूल करें तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, ठीक है। पहले तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 121 गुना में 9 करेंगे कितना आएगा 1089, और उसके बीच में 67 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1156, ठीक है। अब आपको पता है भाई यहाँ आया मेरा 1156, नीचे है 121, इसका करना है वर्गमूल। तो 1156 का मतलब तो आपको पता ही होगा ये 34 का स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है 11 का। तो ऑफ कोर्स ही बात है हमारा आंसर क्या आ गया 34/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 62। अब इसका क्या सॉल्यूशन है थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, यहाँ पर आप पता है क्या कीजिएगा, यहाँ पर है ना 4x का स्क्वायर एक बाहर निकाल लो। जब मैं अंदर बाहर x स्क्वायर निकाल लूंगी तो इधर कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 44 की x की पावर 4 बनेगी ना। तो मैं एक काम करती हूँ ये कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। जब मैं ये कॉमन लूंगी
तो अंदर यहाँ कितना बचेगा, x की पावर 3 थी, 2 चला गया बाहर तो अंदर एक ही x बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कोई x बचेगा ही नहीं क्योंकि x स्क्वायर तो बाहर चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसके नीचे आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका 88x आएगा, ठीक है। कुल मिला के ये सिचुएशन आएगी। और अभी इसको ना ही लो तो बढ़िया है, ठीक है। अभी इसको ना ही लो, पहले ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो हल कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो आपके सामने 44x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 3x, इसके मल्टीपल्स बना लो, ये तो आपको पता ही होंगे, मल्टीपल्स बनाने आते होंगे, ठीक है। उसके बाद ये 44x स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद भाई देखो इसका इसमें कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका x माइनस 8 आ गया, प्लस में आपका 3 और x माइनस 8 आ गया। देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको करेंगे तो 3x माइनस 24 आएगा। सॉरी एक सेकेंड, यहां पर आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से प्लस का, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद देखिए यहां पर आपका क्या आएगा 44x स्क्वायर, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, नेक्स्ट यहां पर आना चाहिए, एक तो x प्लस वैल्यू 3 आएगी और x माइनस 8 की वैल्यू आएगी, इतना तो आप सभी को आता है। उसके बाद इसके बटे में जो हमारी स्टेटमेंट थी ना, अब वो लिख लेंगे। क्या थी भाई, हमारे पास था 11x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आप इसको स्क्वायर करो ही मत, जैसा लिखा है ना एज इट इज ले लो, x माइनस 8 यही दिया था ना, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा 4 आ जाएगा और ऊपर एक x बच जाएगा, तो 4x बच जाएगा और x प्लस 3 बच जाएगा। कुल मिला के ये कौन सा आंसर है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। देन आई होप यू क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से, कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम करना है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 63। 11 मीटर कपड़ा 100 रुपए में खरीदा गया और 10 मीटर 110 रुपए की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत। सबसे पहले हमने इनको बैलेंस करना है कि अगर 11 मीटर हमने खरीदा है तो 11 मीटर कितने में सेल किया, यही देखना है ना, तो उसको 10 मीटर के हिसाब से नहीं देखेंगे। देखो 11 मीटर जो कपड़ा खरीदा है वो 100 रुपए का खरीदा है, तो पहले ये देखो 10 मीटर कपड़ा 110 की दर से बेचा है ना, तो हमें ये देखना है कि एक तो 11 मीटर कपड़ा हमने कितने रुपए का बेचा है। अगर 10 मीटर कपड़ा में 110 रुपए का बेचते हैं तो 11 मीटर कितने का बेचेंगे, 110 बटे में 10 गुना में 11 121 रुपए, मतलब 11 मीटर कपड़ा खरीदा है 100 रुपए में और 11 मीटर कपड़ा बेचा कितने में है 121 रुपए में। तो बताओ भाई हमें प्रॉफिट ही हुआ, तो 21 बटा में 100 गुना में 100 करेंगे तो भाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 21%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है सभी के सामने, चक्रवृद्धि ब्याज का, कि 12,000 रुपए पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 1.5 वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक है, और आपको पता है अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि दर का आधा कर दो और समय का दुगुना कर दो। तो सीधी सी बात है, मैंने दर का आधा किया, जब आधा किया तो वो 5% हो गई, 10 से 5/100, और ईयर कितने लेने हैं 1.5 के डबल, मतलब 3 ईयर लेने हैं, ठीक है। और आपको पता है मैं इसको किस तरीके से कराती हूँ चक्रवृद्धि ब्याज को, जैसे कि 5/100 है, 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, तो तीनों को मल्टीप्लाई किया गया 8,000, और इसको किया तो मतलब ये क्यूब्स बन गए, 20 का क्यूब हो गया 8,000, 21 का हो गया 9261। तो ये बताओ हमारा प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो 8,000 को 12,000 के इक्वल रखा, तो इसीलिए मैं निकालना कितना था 9261। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, मतलब ये आपका जो आएगा ना, जैसे 9261 गुना में 3 करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 13,891.50 रुपए, ठीक है। सभी बच्चे थोड़ी सी कैलकुलेशन करना सीख लो, ये करोगे तो आपका यही आंसर आया है। मैं ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व किए हैं, उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये आंसर मेरा फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है, तो इसके लिए आप ऑप्शंस का यूज करो। जैसे कि पहला ऑप्शन दिए 40, इसका जो 1/4 है वो कितना होगा 10। अब ये बताओ ये 7 से 3 ही तो अधिक है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर पहला ही आएगा। अगर आप 60 का 1/4 निकालते हो तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और ये 7 से 3 ज्यादा थोड़ी ना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 72। इसमें लिखा है 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें हैं, 60-70 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े
आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती हैं तथा उद्यान की दीवारों के समांतर हैं तो 100 प्रति मीटर की दर से सड़कें बनाने की लागत हमें निकालनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर चौड़ाई कितनी दी है आपके सामने, जो विड्थ है चौड़ाई वो कितनी दी है 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो पार्क है उसकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है 70 मीटर और जो इसकी चौड़ाई दी है वो कितनी दी है भाई, वो दी है 45 मीटर। अब आपको एरिया तो पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो एरिया होता है, परिमाप जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 70 गुना में 45, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। ठीक है, लेकिन इसमें साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, मतलब कुछ इस तरीके से आपका सरफेस बनेगा। देखो जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, इस तरीके से एक चौड़ी सड़क है। देखो मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक 5 और ये वाली यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक है, इसको आप 70 मानो और इसको कितना मानोगे, इसको आप 45 मान लो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है। 70 गुना में 5, ठीक है, जमा में 45 गुना में 5, दोनों के 5 गुना कर दो जो यहाँ दिया है। ठीक है, लेकिन माइनस में 5 गुना में 5, ये एक फॉर्मूला होता है जो, ठीक है, बस इसको फॉर्मूले के स्पिरिट में लो और इसको सोल्व करो। ठीक है, ये हो गया 350 जमा में हो गया, मतलब जब इस तरीके से सड़कें चौड़ी दी हो ना क्वेश्चन के बीच में तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद इसमें से 25 घटा दो तो ऑफ कोर्स सी बात है आपके सामने आएगा 550 मीटर स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, बस इन्होंने क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड 100 मीटर पर स्क्वायर, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 100 है तो 550 का कितना होगा, इसके गुना 100 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 55,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा इस क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, मानचित्र वाला क्वेश्चन है कि मानचित्र में पैमाना मतलब द स्केल ऑफ अ मैप। ठीक है, एक रेशो में बहुत सारे थाउजेंड्स लिखे हुए हैं, मानचित्र में 2 शहर 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उनके मध्य वास्तविक दूरी क्या है। रियल वाली जो है हमें डिस्टेंस निकालना है, इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, आप ये मानो लेट द मैप डिस्टेंस, आप ये मानो कि आपका जो मैप डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल मतलब रियल में जो आपकी दूरी है वो कितनी है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको आप y लेट करो, एक्चुअल डिस्टेंस को आप y लेट करो। ठीक है, इसका मतलब 1 रेशो में कितनी जीरो है आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको ये मानो कि ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 में अगर मैं इसकी 0 घटाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो है 10 की पावर 7 है, अगर मैं 10 को 7 बार गुना करूं तो मेरे सामने ये आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने बोला ना 2 cities आर 4 मीटर अपार्ट ऑन द मैप, डिस्टेंस कितना है 2 cities के बीच का 4 सेंटीमीटर, तो आप एक काम करो यहाँ पर 4 लिखो x के प्लेस पे, और y का हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें मैप डिस्टेंस तो पता है जो कि x है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस तो हमें निकालना है ना y, इसी वजह से ऊपर 4 नीचे खाली y। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉसिंग करेंगे, जब इसको क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, अब आपको तो पता ही है 10 की पावर 7 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो बहुत ज्यादा होता है, यही वाला होता है। कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखो कि क्वेश्चन में आपको आंसर कैसे दिया है, क्वेश्चन में जो आपको आंसर दिया ना वो किलोमीटर में दिया है। ठीक है, किलोमीटर का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक सीधा सीधा सा काम करना है, आपको क्या कहना है, आपको ये सब नहीं करना, आपको बस सीधा सीधा आंसर देना है, दिस इज किलोमीटर, बस। ठीक है, अदरवाइज आप इसको 1200 किलोमीटर भी कह सकते हैं, अदरवाइज आपको सीधा सीधा ये आंसर लिखो और काम खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल, कि एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 जीते खेलों के मुकाबले इस वर्ष 6 खेल जीते हैं, तो कितनी वृद्धि है, तो 6 में से 4 घटा दिए 2, तो 2 के बटे में कितना आएगा 4, जो कि बेस वाला है, बस ये आ गया 25। कितने % की वृद्धि है, 50% इज माय फाइनल आंसर।
तो ये थी गाइज आपकी मैराथन पार्ट नंबर 2, ठीक है, जिसके बीच में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कुछ न्यू सिलेबस बेस्ड भी किए, सारे कुछ मिक्स किया, ठीक है। और इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आधे घंटे का और बना दूंगी। बाय द वे आपका मैंने मैथ्स का बहुत सारा काम करा दिया, डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 का लिंक दिया है, सभी बच्चे अच्छे से देख लेना और अच्छे से देख लेना। कोई क्वेश्चन अगर मुझसे रह गया हो तो भाई देखो मैं स्पीड में आपको करवा रही थी, अपनी तरफ से मैंने सारे क्वेश्चन मैक्सिमम कवर करवा दिए। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कुछ समझ में ना आया हो तो भी बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट मैराथन में नेक्स्ट आधे घंटे का थोड़ा सा बच गया मटेरियल, वो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।